देखिए कल हम अगर कल की क्लास की बात करें तो हमने कल की क्लास में किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। अब आज इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से बात कर लेते हैं कि कल की जो क्लास पढ़ाई थी हमने ये बताया था कि किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे, ठीक है ना, जिसको हम फर्स्ट लॉ तो केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और जो सेकंड लॉ है उसको हम केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम इस लॉ का यूज करें तो ये किस में काम आता है, यूज टू सोल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं यानी जिसके अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ चार्जेस होते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ पोटेंशियल होते हैं, उनमें क्या होता है, ये काम आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए कुछ आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहले हम उन कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के नोट्स यानी इस पार्ट के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके ग्रुप के अंदर कल। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा वहाँ से। अब देखिएगा पहला मैं कुछ बात कर रहा हूँ कि ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? ठीक है, जैसे कोई भी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है यानी ये जो वायर है, ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, ब्रांच। यानी यहाँ पर हम कीवर्ड्स यूज करेंगे बार बार, ब्रांच हो गया इस तरह से, ठीक है ना, तो ये ब्रांच कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं एक सर्किट बना देता हूँ ये पहले। ए बी सी डी, ई होता है, ठीक है, ये मैंने सर्किट बना दिया। तो ब्रांच क्या होगी, जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है ये ब्रांच कहलाती है। यहाँ से ये भी एक ब्रांच होगी ए सी, यहाँ से यहाँ भी ब्रांच होगी, यानी ये पूरी एक ब्रांच होगी। यहाँ से यहाँ हम बोल सकते हैं कि सी डी भी क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, तो ब्रांच समझ गए कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा जंक्शन। जंक्शन या नोड, इनको नोड भी बोलते हैं। नोड क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर कम से कम तीन ब्रांच होनी चाहिए। कितनी ब्रांच? थ्री ब्रांच। अब देखिए ये जो पॉइंट सी है ये एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है। तो देखिएगा किसी भी पॉइंट पर अगर तीन साइड में, ठीक है ना, करंट की जो पॉसिबल डायरेक्शन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, थ्री साइड में वो अगर टर्न्स कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना, सॉरी जंक्शन बोलते हैं। एक मिनट ये थोड़ा सा, एक मिनट। देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये भी सी क्या हो गया, एक नोड हो गया या जंक्शन हो गया। ठीक है ना, डी है, ये भी एक नोड या जंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से भी तीन डायरेक्शन में करंट जा सकता है। तो समझ रहे हैं आप नोड या जंक्शन के बारे में। कि आपने रेलवे जैसे खैरतल की बात करें, जो खैरतल होता है, ठीक है ना, खैरतल रेलवे स्टेशन पे जाते हैं आप, तो ये रेलवे स्टेशन कहलाता है, ठीक है ना, लेकिन जो अलवर है वो जंक्शन कहलाता है। ठीक है, हाँ बीच में रुक गया था मैं, वो क्या कि हिल गया था। अब भी क्लियर नहीं आ रही क्या? अब बताइए मुझे एक बार, क्लियर आ रही क्या?
भूपेश, कोई और बच्चा बता दीजिए। हाँ चलो क्लियर आ रही है जो तुम बोल रहा है। भूपेश से एक बार तुम अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अलवर क्या है, जंक्शन है, जबकि खैरतल है वो क्या है, एक स्टेशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि खैरतल से आप जब जाएंगे, ये जैसे खैरतल स्टेशन है, तो यहाँ से केवल दो ही रास्ते हैं, या तो आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं या फिर आप अलवर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर जो जंक्शन है, ये अलवर जंक्शन है, यहाँ से हम दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से हम जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम मथुरा की तरफ भी जा सकते हैं। यानी मिनिमम कितने वे हो गए, 3 वे हो गए। तो ये क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जंक्शन या नोड क्या होते हैं, कि जहाँ पर मिनिमम 3 वे होने चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। एक होता है लूप। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट। लूप का मतलब क्या है, क्लोज सर्किट। जैसे इसमें देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, सी, ए, बी, डी और सी, यानी ये एक पूरा लूप हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, लूप क्या होता है, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे। यहाँ पर एक लूप और हो गया, सी, डी, एफ, ई, ये भी एक लूप हो गया क्लोज। और एक ये पूरा एक कंप्लीट ये भी लूप हो गया, यानी कितने लूप हो गए यहाँ पर, 3 लूप हो गए, ठीक है ना। 3 लूप हो गए यहाँ पर भाई। एक तो ये हो गया सी, ए, बी, डी, ए, यानी ये क्लोज हो गया, ये वाला नीचे वाला क्लोज हो गया बिल्कुल। और एक ये कंप्लीट है पूरा, ये भी एक लूप बन गया, ठीक है। तो ये समझ में आ, ब्रांच आपको समझ में आ गई होगी कि, अब देखिएगा, ब्रांच की सीधी डेफिनेशन एक और होगी, दो जंक्शन को मिलाने वाली जो कंडक्टर वायर होती है, या दो नोड को मिलाने वाला जो कंडक्टर वायर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोल देते हैं। भाई ये जंक्शन है सी और ये जंक्शन है डी, इनको ये मिला रही है, ये भी एक ब्रांच है। ये लाइन मिला रही है, ये भी एक ब्रांच होगी। ये वाली लाइन मिला रही है, ये भी क्या होगी, एक ब्रांच होगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है, और नोड या जंक्शन क्या होता है। अब देखिएगा, हम किरचॉफ लॉ पे आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लिए। पहला टॉपिक है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ, मैंने बताया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसको किरचॉफ करंट लॉ से भी बोलते हैं, और इसी का बच्चों एक नाम और मिल जाएगा आपको, किरचॉफ से ब्रांच लॉ। तो ये तीनों चीजें याद रखना है आपको, कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी, किरचॉफ करंट लॉ, या किरचॉफ ब्रांच लॉ, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बहुत इजी है, आपको याद रखना है। मैं पहले इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या लिख देता हूँ, कि एट ए जंक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, इन ए सर्किट एट ए जंक्शन द algebraic sum of, इधर देख लेते हैं, all currents will be zero। बिल्कुल एक लाइन का स्टेटमेंट है, कि किसी भी सर्किट में कोई भी जंक्शन है, उसके ऊपर जितने भी करंट आएगा, उन सभी का एल्जेब्रिक सम है वो कितना होगा, जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम क्यों लिखते हैं हम, वेक्टर सम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम उनको एल्जेब्रिक सम लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कि एट ए जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी जीरो। मान लेते कि ये एक
सर्किट है, ये पॉइंट P है, ये जंक्शन बन गया। P पॉइंट क्या बन गया, जैसे मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसमें हर ब्रांच पे ये रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एट ए जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट विल जीरो, यानी इस जंक्शन पे जितने भी करंट है, चाहे वो मान लेते कि इस करंट देखो, ये करंट है I1, ये मान लेते कि करंट कितना है I2, ये करंट है I3, ये करंट है I4, और भी ले सकते हैं आप, कितने भी हो सकते हैं, ये करंट मान लेते हैं I5, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर जितने भी करंट हैं इन सभी का सम है वो जीरो होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ये कितना होगा, जीरो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्डिंग कैसे, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितना भी करंट है समेशन आई वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ करंट तो टुवार्ड्स P आ रहे हैं, जैसे ये हो गया I1 हो गया, ऐसे ही I4 हो गया, ये तो इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन जो I5 है, I2 है, I3 है, ये यहाँ से अवे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन देखिएगा। तो सीधा तरीका है आपको याद रखने का, जो टुवार्ड्स है, टुवार्ड्स जंक्शन, उनको आपको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव, और जो अवे है जंक्शन, उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव। बहुत सिंपल सा है कि यही फर्स्ट लो हो गया, तो यानी क्या कहता है फर्स्ट लो, कि किसी भी सर्किट के जो जंक्शन है, किसी भी सर्किट के जंक्शन है, उसके ऊपर जो नेट करंट है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। वो नेट करंट कितना होना चाहिए, जीरो। यानी ये सर्किट बनाएंगे हम, यहाँ पर इसी बना लिया। अब आपसे मैं इसको दे देता हूँ 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर पॉइंट P पर टोटल करंट कितना होगा, ठीक है। टोटल करंट कितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से क्या कहता है कि आने वाला करंट, सीधा याद रखिएगा, जो आने वाला करंट है वो हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, जाने वाले करंट के, ठीक है। यानी आपको वो इस तरह से दे देगा कि ये एक और खींच दे सर्किट, ठीक है ना, ये इसकी जगह मैं टूल लेता हूँ, और आपसे पूछ लिया इस आई की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, आई की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिएगा, सीधा मैंने क्या बताया कि इन जितने भी करंट हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी आप सीधा याद रखेंगे कि जो आने वाला करंट है वो किसके बराबर होगा, जाने वाला करंट के। या फिर दूसरा तरीका मैंने अभी बताया आपको कि जो आने वाले करंट है उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो जाने वाले करंट है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, एक तो तरीका क्या हो गया, जो इनवर्ड है, इनवर्ड करंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटवर्ड करंट के, ठीक है। अब इनवर्ड कौन कौन सा है देखिएगा, एक तो 5 एम्पियर आ रहा है प्लस, और एक है 4 एम्पियर इक्वल टू, आउटवर्ड कौन सा है, 2 एम्पियर है प्लस, ये 2 एम्पियर है प्लस 3 एम्पियर है और प्लस आई है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। यानी इसको 9 एम्पियर इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4 और 3 कितना होगा, 7 एम्पियर प्लस आई, या फिर आई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास है 2 एम्पियर, ये वैल्यू क्या होगी इसकी। दूसरा तरीका है, उसको कैसे निकाल लेंगे आप, देखिएगा मैंने अभी बताया कि टोटल सम जीरो कर लेना है आपको, कि यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहे किसी भी से स्टार्ट कर लो, ये 5 आ रहा है तो 5 आने वाले को पॉजिटिव लेंगे हम, माइनस ये 2 है ये अवे हो रहा है तो माइनस जाने वाले को माइनस लेंगे, ये 5 सॉरी 4 आ रहा है
तो 4 एम्पियर, ये -3 एम्पियर, ये -I और -2 एम्पियर, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यानी सभी का एल्जेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, 0। एल्जेब्रिक का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन को सेम नहीं करें हम, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बस डायरेक्शन के साथ प्लस माइनस। देखो 5 ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, बाकी सारे इससे दूर जा रहे हैं, इसलिए इन सबको नेगेटिव लिया है। तो यानी ये आपके पास हो गया 9 एम्पियर 246, यानी कितना हो गया माइनस, देखो 7 एम्पियर, ठीक है, और -I इक्वल टू 0, यानी 2 एम्पियर -I इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो न्यूमेरिकल ये कई बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, आपको दे देगा और I की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, या तो दो तरीके हैं, या तो आप इनवर्ड करंट को किसके इक्वल कर लो, आउटवर्ड, यानी आने वाले करंट बराबर जाने वाला करंट, या एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है, केवल करंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, करंट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम इसलिए बोलते हैं करंट लॉ, यानी किरचॉफ ने दिया तो इसको केसीएल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये करंट के ऊपर डिपेंड है, ओनली करंट के बारे में बात करता है, पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं बताता हमें, इसलिए क्या होता है ये केसीएल कहलाता है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल ध्यान रखना है आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, देखो कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, देखिएगा यहाँ पर किस कौन से लॉ को, यानी करंट को फॉलो कर रहा है, यानी करंट मतलब क्या हो गया, चार्ज, यानी ये जो लॉ है ये चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो एमसीक्यूज में पूछा गया है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड मास कंजर्वेशन लॉ, इनमें से आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है, इतना उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको शायद किसी भी दिक्कत नहीं, यानी ये चाहे क्लोज लूप हो चाहे ओपन लूप हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है कि सीधा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ये सीधा इसका स्टेटमेंट है, किसी भी जंक्शन पर जो भी नेट करंट है उसका एल्जेब्रिक सम है वो कितना होगा, जीरो होगा। नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको नोट्स में से लिखना है, बहुत अच्छे से करा, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, उसके साथ साथ उसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज लॉ, यानी इसको केवीएल बोलते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट नाम तो यही है केवीएल, और इसी को बोल देते हैं किरचॉफ लूप लॉ, यानी ये लूप पर एप्लीकेबल होता है, क्लोज लूप पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लूप लो बोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि क्यों हम बोलते हैं इसको लूप लो, इसको हम ब्रांच लो बोलते थे, ठीक है। कि ब्रांच लो क्या कहता है कि नेट जो ब्रांच में करंट होगा उसके बारे में बात करेंगे, ये लूप के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा लूप के बारे में थोड़ा बात करने से पहले मैं एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लो, और इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। मान लेते कि ये एक रेसिस्टेंस है R1, ये बैटरी जुड़ी हुई है ऐसे, ये एक दूसरा सर्किट, ठीक है ना, ये हमने ऐसे बना दिया एक सर्किट। अब इसके अंदर देखिएगा ये तो लूप हो गए ए बी सी डी, ये आर ई और एफ, ये दो लूप मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा किरचॉफ लूप क्या कहता है, बहुत इजी है, ठीक है। इन ए लूप, ध्यान से देखना किस में अप्लाई होगा, ये लूप के अंदर, ठीक है। इन ए लूप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए करंट एंड रेसिस्टेंस in a branch is equal to total EMF of a loop, या दैट लूप लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब देखो क्या है, इन ए लूप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, उनका जो सम है जितने भी, वो किसके बराबर होगा, उस लूप के अंदर कितना ईएमएफ है उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी आपको सीधा याद रखना है कि समेशन ऑफ आई आर, समेशन का मतलब क्या होता है, सम आई इंटू आर, यानी किसी भी ब्रांच के अंदर जो करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट का सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ईएमएफ के बराबर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। यानी समेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को, आई आर यानी करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है किसी भी लूप के अंदर, वो हमेशा उस लूप के अंदर जितने भी ईएमएफ सोर्स हैं उन सभी के बराबर होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक बार सर्किट से समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये। और इसके कुछ लॉज भी हैं कि कैसे आपको पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव लेना है, उसके बारे में देखो। आप जितनी भी बुक में पढ़ेंगे, 2-3 बुकों में आप पढ़ेंगे, 2-3 बुकों में आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। कहीं पर पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, कहीं पर नेगेटिव कंसीडर किया है, ठीक है। आप, मैं एक सीधा तरीका बता दूंगा आपको, आपको कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो, आप बस उस स्टेप वाइज स्टेप चलते रहिए, ठीक है। देखिए मैं एक छोटा सा सर्किट बना देता हूँ यहाँ पर, कि ये हमने एक सर्किट बना लिया। ये जो हमने लो पढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि ये दो सोर्स लगा देंगे, एक यहाँ पे, वो ये हमने मान लिया कि ये बैटरी है, ये E1 EMF की है, ये E2 है, ये मान लेते ये R1 है, और ये कितना है R2, और ये मान लेते। अब देखिएगा पहले हम इस लूप की बात कर लेते हैं, ABCD। अभी हमने बात की थी कि ये हमेशा लूप में, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो हमेशा लूप में एप्लीकेबल होगा। किसमें एप्लीकेबल होगा, लूप में। तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्या है, पहला पॉइंट क्या है आपको, सेलेक्ट लूप। यानी सोल्व जब भी न्यूमेरिकल आएगा, इससे न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट है आपको लूप सेलेक्ट करना है। चाहे ये लूप लीजिए पहले, चाहे ये लूप लीजिए, या ये बड़ा वाला लूप ले लीजिए, ठीक है ना। देखो समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है। आप रटने की कोशिश करेंगे तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। आपको देखो समझना है बिल्कुल। पहला क्या ऑप्शन, पहला क्या करना है आपको, लूप को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फिक्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप। अब आपको इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन को फिक्स करनी है। अब करंट की डायरेक्शन फिक्स का मतलब क्या हो गया, ये बैटरी है, ये करंट पॉजिटिव बाहर निकालेगी ऐसे, तो ये करंट ऐसे आएगा। ये बैटरी है, ये भी करंट को बाहर निकालेगी। तो ये मान लेते हैं पहली बैटरी है, इसने I1 करंट निकाला, दूसरी बैटरी है, इसने I2 करंट निकाला। तो यहाँ पर इस जंक्शन पे जो आने वाला करंट है वो किसके बराबर होगा, जाने वाले करंट, यानी I1 प्लस, यानी यहाँ पे कितना हो गया, I1 प्लस I2 इस पूरी ब्रांच में। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है, I1 प्लस I2। इस बैटरी से कितना आया था, I2 आया था, तो इसके पास I2 वापस चला जाएगा, और इससे I1 आया था, तो ये आपके पास वापस आ गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फिक्स द डायरेक्शन ऑफ करंट।
अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कई बुकों में तो ये बैटरी से करंट नहीं निकाल रखा, इस बैटरी से इधर निकाल रखा है करंट, ऐसे दे रखा है, एक ही बैटरी से करंट निकाल रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इस एक बैटरी का ही यूज कर सकते हैं। इसको करंट ऐसे ले लेंगे, मान लेते इसमें करंट I1 चला गया, इसमें कितना बचेगा फिर I माइनस I1। मैं सभी तरह के न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, बस आपको थोड़ा सा ये अभी यहाँ पे पेशेंस रखिएगा कि आपको डायरेक्शन फिक्स करनी है किसकी, करंट की। दूसरा एक आपको ये याद रखना है कि जितना करंट आप बैटरी से बाहर निकालेंगे उतना ही करंट बैटरी में वापस आना चाहिए। I1 हमने बाहर निकाला था बैटरी से, तो वापस से लौट के कितना आ रहा है, I1 ही आ रहा है ना। वीडियो पॉज नहीं हो रही है, वीडियो स्टेबल है यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता वीडियो पॉज हो रही होगी। अब देखिए इस बैटरी से कितना करंट निकला था, I2 करंट निकला था, तो इसमें वापस से कितना आना चाहिए, I2 ही आना चाहिए। ये तो फिक्स ओके है। अब तीसरा है, ये देखना, ये अभी इसमें दो तीन तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि हम यहाँ पे दोनों बैटरी से करंट निकाल रहे हैं, हम कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों से ही निकालें, आप एक बैटरी से भी करंट निकाल सकते हैं, दूसरी में उल्टा तरफ से दे सकते हैं आप करंट, ठीक है ना। यानी आपको रटना नहीं है, समझना है उसको कि आपको जैसा इजी लगे उस टाइम करना है इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको एग्जाम में नहीं लिखना ये सारी, वो लूप पे ये नहीं लिखवाएगा कि ये पॉइंट्स आपको लिखवाएगा, वो केवल स्टेटमेंट पूछेगा और एक न्यूमेरिकल दे देगा उसके साथ, किरचॉफ का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और उसका लो। हाँ पहले देखो, एक मैं और बता देता हूँ यहाँ पे कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, जबकि जो फर्स्ट लॉ है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन, ठीक है, यानी आप इस लूप में किस तरह से चलेंगे, आप अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे। इसमें भी आपको कुछ सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से, आप चाहे तो ऐसे क्लॉकवाइज हो सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये दो लूप है इसमें, चाहे तो आप दोनों में क्लॉकवाइज सेट कर सकते हो खुद की डायरेक्शन मोशन की, या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या फिर आप एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से भी ले सकते हो। यानी ये प्योर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से आप उसको लेते हैं। दो बच्चे अगर अलग अलग डायरेक्शन लेते हैं तो आंसर सेम आएंगे,